नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं कलम युग और इस समय मैं कांग्रेस कार्यालय में हूँ। मेरे साथ आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर डॉक्टर अरुणेश यादव हैं, ओबीसी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम पे, क्योंकि पिछले बीते कुछ चुनावों में हम लोगों ने देखा, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो तो 304 सीटें बैलेट पेपर पे जो आई ओपीएस के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को मिली। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव जीता है, ओपीएस के मुद्दे पर चुनाव जीता। तो आज ओपीएस पे बात करनी है सर। 2004 में अटल जी की सरकार में ये आया था कि जो पेंशन है वो वापस ली गई। देखो साहब, एक चीज़ तो अब फाइनल हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने जितने भी सुविधाएं देश की जनता को दे रखी थी, कर्मचारियों को दे रखी थी, धीरे धीरे उन सारी सुविधाओं को ख़त्म करने में लगी हुई है। सबसे पहले इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म किया। ओल्ड पेंशन स्कीम, या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, पेंशन किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। जब वो 30 साल, 35 साल या 40 साल नौकरी करता है और जब वो रिटायर हो जाता है तो उसके बुढ़ापे के लिए, उसके बुढ़ापे में उसके दवा का खर्च है, उसके रख रखाव का खर्च है, उसके रहन सहन का खर्च है। मान लीजिए बच्चे साथ नहीं दे रहे हैं तो एक जमा पूंजी के रूप में पेंशन काम आती है। जब विधायकों को पेंशन मिल रही है, जब सांसदों को पेंशन मिल रही है, तो एक आम कर्मचारी को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? राजस्थान में भी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन लागू करी और अभी हिमाचल में इसी मुद्दे पे चुनाव जीता गया। और 2024 का चुनाव नज़दीक है, लगातार तैयारियां हो रही हैं उस चीज़ की। अभी कल अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, केसीआर और भगवंत मान, ये चारों लोग तेलंगाना में थे। क्या कोई थर्ड फ्रंट बन रहा है? देखिए, राजनीति में संभावनाएं हमेशा जीवित रहती हैं और अगर कोई तीसरा मोर्चा बन रहा है तो उसका स्वागत है, क्योंकि देश में 4 तरह की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा जो कट्टरपंथ की है, एक विचारधारा जो सबको साथ लेके चलने वाली है, जैसे समाजवाद की विचारधारा करते हैं, एक वामपंथ की विचारधारा है और एक विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की, जो गांधीवादी विचारधारा है। तो अगर थर्ड फ्रंट बन रहा है तो इस थर्ड फ्रंट का स्वागत है। और जहाँ तक आप ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हैं तो 2024 के मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन एक अच्छा मुद्दा रहेगा। इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि जो किसानों का एमएसपी का मुद्दा है वो भी 24 में एक अच्छा मुद्दा रहेगा। और युवाओं के जो रोजगार की समस्या है, अभी आप देख रहे हैं वरुण गांधी जी जो बीजेपी के सांसद हैं, वो कई जगह आम सभाओं में भी कह चुके हैं कि तकरीबन 1,60,00,000 से ज़्यादा सरकारी पद खाली हैं और सरकार उस पर नियुक्तियों की सुनिश्चिति करे। जिसमें सिर्फ रेलवे में देखा जाए तो पिछले 3 साल से 2019 से कोई भर्ती न निकली है और जो 2019 में जो भर्तियां आई थी उन भर्तियों को की भी अब तक जो है उनको भरा नहीं गया है। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का भी मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम पे रहा था। कांग्रेस भी इसी मुद्दे को लेकर आगे चल रही है। तो भारत जोड़ो में निमंत्रण अखिलेश यादव को भी दिया गया था, जयंत चौधरी को भी दिया गया था। अभी फिर से 21 पार्टियों को निमंत्रण दिया गया है कश्मीर आने के लिए। तो क्यों ये लोग एक साथ नहीं आ रहे हैं फिर, जब मुद्दे एक हैं सबके? तो देखिए, ऐसा है, बात आ जाती है विचारधारा की। सबका मुद्दा एक है, सबको देश चलाना है, देश के लोगों की सेवा करनी है। लेकिन समस्या ये आ जाती है, हमारा रास्ता अलग है, उनका रास्ता अलग है। जब रास्ते अलग हो जाते हैं और जब साथ चलने की गुंजाइश, ऐसा लगता है कि गुंजाइश नहीं है, तो रास्ते अलग अलग इख्तियार करना मजबूरी भी हो जाता है और राजनीति की मांग भी हो जाता है। और जहाँ तक हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो हमारी पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और हमारी पार्टी लगभग जो है देश में हर राज्य में चुनाव लड़ती है। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी एक समय तो उनका ठीक ठाक जनाधार था, 3-4 राज्यों में वो चुनाव भी लड़े थे, सीटें भी लाए थे, लेकिन आज की तारीख में वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश तक ही सिमट के रह गए हैं। अखिलेश जी ने कहा कि 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे मध्य प्रदेश में। नहीं, स्वागत है अगर वो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं, राजस्थान में करेंगे कांग्रेस का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो वोट बैंक है, आप देख लीजिएगा कि वो वोट बैंक हमें मिलेगा। जो नुकसान की बात है वो कहीं ना कहीं नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 55% ओबीसी जनता है
और सारे के सारे जो ओबीसी के लोग हैं वो इस समय बीजेपी से नाखुश हैं, क्योंकि बीजेपी की जो नीतियां हैं, चाहे बीजेपी की आरक्षण को लेकर नीति हो, पिछली जो हमारी सरकार थी कमलनाथ जी की, उन्होंने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन सुनिश्चित किया था, जिसको शिवराज सिंह जी ने अब ख़त्म करके फिर से 14% कर दिया है। और उमा भारती जी भी 2-3 जगह, जो लोधी समाज से आती हैं, उन्होंने भी 2-3 जगह जो अपने समाज की बैठक हुई थी तो वहाँ कहा था कि आप लोग वोट डालने के लिए स्वतंत्र हैं, मैं बीजेपी की नेता हूं, लेकिन मैं अपने समाज के लोगों से नहीं कहूंगी कि आप बीजेपी को वोट दें। अभी आप गुजरात में चुनाव हारे तो आप लोगों ने सीधा आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने बी टीम का काम किया, बीजेपी की 14% वोट बैंक लेके आई, कांग्रेस को नुकसान हुआ आम आदमी पार्टी तो से। निश्चित है, आम आदमी पार्टी एक एजेंडे पार्टी भी तो फिर नुकसान करेगी। एजेंडे की तरह तहत गुजरात में चुनाव लड़ रही थी, और उनके जो विधायक जीते हुए हैं, अब वो सारे के सारे विधायक घर वापसी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये बात ये संदेश देती है कि आम आदमी पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम बनी हुई है। जहाँ पे भी जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार देती है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी को आरएसएस के लोग आगे लेके आते हैं। पंजाब में भी यही हुआ कमोवेश, दिल्ली में भी यही हुआ, और गुजरात में भी इन्होंने काफ़ी हद तक हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन खैर साहब, ये राजनीति है, हम इसमें बहानेबाजी नहीं कर सकते। गुजरात में जो हमारी हार हुई है वो हार हमें स्वीकार है। निश्चित तौर पे हम जनता के जो मुद्दे हैं और जनता की जो समस्याएं हैं उनको ज़मीन तक नहीं पहुंचा पाए, उनको जो हमें आखिरी व्यक्ति तक जो बात पहुंचानी थी वो पहुंचाने में हम लोग असफल रहे। लेकिन राजनीति है, 2024 के लिए अब हम तैयारी करेंगे और नए तरीके से पूरी कार्यकारिणियाँ गठित की जाएंगी और नए जोश जुनून के साथ गुजरात के साथ साथ पूरे देश में काम किया जाएगा। और हमारे जो मैनिफेस्टो रहेंगे चुनाव में, वो उसमें युवाओं को, किसानों को, और जो ये ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसको मद्देनज़र रखते हुए कई जो पॉइंट्स हैं जो जिन पे भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं दे रही है। अभी एक सर्वे भी आया है, वो सर्वे ये बता रहा है कि देश की जो ज़्यादातर जो संपत्ति है उस पे कुछ चुनिंदा लोगों का एकाधिकार है। 21 या 22 अरबपति हैं जो देश की 50% से ज़्यादा प्रॉपर्टी उनके पास है, और वो जीएसटी भी मात्र 3% दे रहे हैं। और इसके साथ ही जो देश की 70-80% जनता है वो कहीं ना कहीं आम साधनों और संसाधनों से वंचित है। और साफ तौर पे जो ये सर्वे है, वो सर्वे अभी साफ तौर पे ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब और अमीर के बीच की खाई को बढ़ा रही है, और भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है वो मिडिल क्लास को कमज़ोर करना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। 2014 से पहले देश में करोड़ अरबपतियों की संख्या 102 थी, जो अब बढ़ के 166 हो गई है। तो साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसके लिए काम किया है और किसके साथ विश्वासघात किया है। मैं ओपीएस की बात कर रहा था। आपकी सरकार बिहार में भी गठबंधन में है, झारखंड में भी गठबंधन में है, और कई राज्यों में गठबंधन में सरकार है। वहाँ पे आप लोगों की कोशिश क्यों नहीं है कि ओपीएस वहाँ भी लागू किया? झारखंड में प्रोसेस चल रहा है, झारखंड में, तमिलनाडु में प्रोसेस चल रहा है, और बिहार में चूंकि अभी सरकार हमारी गठित हुई है, और बिहार में जो हम लोग हैं वो हम लोग तीसरे नंबर पे हैं। जो मुख्य उसमें दल है वो जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल है। तो वो पहले अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जब वो एजेंडे पे उनके काम पूरे हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे पुरानी पेंशन पे भी काम होगा, और तमिलनाडु में भी पुरानी पेंशन की सुनिश्चिति जल्द होगी। बंगाल में पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है, ममता बनर्जी ने लागू की है, तो उनका भी स्वागत है। और हम पूरे देश में जहाँ जहाँ भी बीजेपी के अलावा और जो समान विचारधारा के दल हैं, तो उन सब से हमारी बात चल रही है, और हम ये चाहते हैं कि लगभग जहाँ पे संभव है तो उन सारे राज्यों में पुरानी पेंशन लागू की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अवनेश यादव। हम लोग बात कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम पर। क्या इस मुद्दे के साथ, क्योंकि हिमाचल में हम लोग नतीजा देख चुके हैं, क्या इस मुद्दे के साथ 2024 के चुनाव में जाया जा सकता है, और क्या ये मुद्दा 2024 के चुनाव में विपक्ष को फ़ायदा पहुंचाएगा? क्या विपक्ष को इस मुद्दे से कोई फ़ायदा होगा, और भारत जोड़ो यात्रा से कितना असर 2024 के चुनाव में होगा? क्या सभी विपक्षी पार्टियाँ, जिन 21 पार्टियों को निमंत्रण दिया गया, कौन कौन वहाँ शामिल होगा? ये कई सवाल हैं। फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।